मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत भरण पोषण की क्या स्थिति रहेगी इस बारे में बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जो गुजारा भत्ता है उसको देने का उद्देश्य यह है कि महिला को शादी के बाद यदि डाइवोर्स आदि हो गया है या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस चल रहा है तो उसे प्रकरण न्यायालय में लंबित रहने के दौरान अपने गुजारे के लिए यदि उसके बच्चा भी है तो गुजारे भत्ते की आवश्यकता होती है। धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट में ये व्यवस्था की गई है कि जब न्यायालय में पिटीशन किसी भी पक्ष के द्वारा डाली जाती है, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो उन्हें गुजारा भत्ता सारे प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए, ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस पर विचार करते हुए दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। और ये लेस पेंडेटाइड अर्थात मामला लंबित रहने के दौरान इंटरिम रिलीफ के रूप में मेंटेनेंस न्यायालय द्वारा दिलाया जाता है। उसमें आवेदन में यदि महिला है तो उसे किस दिनांक को उसकी शादी हुई, किस दिनांक को उसके बच्चा पैदा हुआ, मैट्रिमोनियल हाउस में उसके साथ कब कौन सी क्रुएल्टी की गई, वाइफ कहाँ रिजाइड कर रही थी, ये सारी बातें उन्हें इसे प्लीडिंग के रूप में लिखना होगा। कितना वो मेंटेनेंस चाहती है और कितना मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में उसको दिलाया जाए, इसकी प्रेयर सिर्फ अलग से एप्लीकेशन में करनी होगी। न्यायालय उस मामले को पंजीबद्ध करने के पश्चात रिप्लाई के लिए नोटिस इशू करेगा। रिप्लाई में पति को सारी चीज़ें डिनाई करनी होंगी और पति को ये बतलाना होगा कि उसकी क्या इनकम है, इसमें छुपाव नहीं करना चाहिए। यदि पति द्वारा कमाते हुए भी ये कहा जाता है कि मैं कुछ नहीं कमाता, तो न्यायालय एक स्किल्ड या अनस्किल्ड जो व्यक्ति होता है उसको मानते हुए उसकी पति की इनकम डिटरमिन करेगी। यदि पत्नी की जानकारी में यह है कि पति की जानकारी में यह है कि पत्नी कहीं कोई जॉब करती है तो कहाँ जॉब करती है, क्या उसकी सैलरी है, इस डिटेल को भी उसे न्यायालय के समक्ष बतलाना होगा। यदि पति को ये सारे फैक्ट्स पता नहीं है तो सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट के तहत से प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। सोर्स ऑफ अर्निंग पत्नी की क्या है, उस एप्लीकेशन पर न्यायालय उस रिकॉर्ड को वहाँ से बुलाएगा और अगर कोई झूठा मामला महसूस होता है न्यायालय को तो वो धारा 340 CRPC के तहत भी कार्यवाही कर सकता है। कोर्ट इस आधार पर सारी ओवरऑल परिस्थिति पर विचार करके इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करेगा और अगर उस आदेश से कोई भी पक्ष क्षुब्ध है तो वो 90 दिन के अंतर्गत उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को रिवीजन में हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकता है। दोनों पक्षों को एफिडेविट फॉर्म में, जैसा कि रजनीश वर्सेस नेहा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2020 को ये बतलाया गया है कि सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज, सारी ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस को एफिडेविट के फॉर्म में इन दी प्लीडिंग्स के रूप में ईमानदारी से बतलाना होगा। उसमें किसी प्रकार का दबाव, छल या कपट या छुपाव नहीं होगा। सोर्स ऑफ अर्निंग स्पष्ट जब न्यायालय के समक्ष आ जाएगी तो उन्हें मेंटेनेंस का ऑर्डर करने में आसानी होगी। और यदि कोई इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर पर किसी पक्ष को कोई दिक्कत है तो वो माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ले सकता है। क्रुएल्टी यदि कोई हुई है तो मेडिकल वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है या कोई उसका विटनेस है जिसने सारी परिस्थिति उसके सामने देखी है तो वो सब उसको न्यायालय के समक्ष अपने ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में लाना होगा। पति को डिफेंस में ये बतलाना होगा न्यायालय के समक्ष कि उसने वास्तव में कोई क्रुएल्टी नहीं की है, झूठे आधारों पर ये मेंटेनेंस का दावा लगाया गया है। फैक्ट्स, लॉज वगैरह केस में स्पष्ट प्लीडिंग में आने चाहिए। एडॉप्शन और मेंटेनेंस में ये बतलाया गया है कि नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा केस में लेस पेंडेटाइड यानी प्रकरण लंबित रहने के दौरान भी मेंटेनेंस दिलाया गया था, यद्यपि उस धारा में मेंटेनेंस दिलाए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 20 ये कहती है चिल्ड्रन और एजेड पर्सन्स को भी मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, जिसमें बूढ़े माँ बाप, माइनर बच्चे, इनको भी मेंटेनेंस, सौतेली माँ आदि को मिलेगा। मेंटेनेंस डिपेंड करेगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें बंटवारा किस आधार पर हुआ है, उन वारिसों को क्या क्या एसेट्स वगैरह मिले हैं अगर उस आदमी की डेथ हो गई है,
तो उस प्रॉपर्टी मिलने पर वारिसों को शेयर के अनुसार, अपने अपने शेयर के अनुसार उनको मेंटेनेंस देना होगा। कुल मिलाकर मेंटेनेंस का देने का ये प्रयोजन लॉ में इस कारण बनाया गया कि वाइफ को मेंटेनेंस, अगर वो डाइवोर्स वगैरह लेती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, और उसके भरण पोषण, उदर पोषण के लिए, उसके बच्चों की परवरिश आदि सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उसे इंटरिम या फाइनली मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि पत्नी अपना गुजारा अच्छे से करने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, तो मेंटेनेंस के केस में उसको न्यायालय द्वारा कोई सहायता नहीं दिलाई जाएगी, उसका मामला खारिज कर दिया जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर धारा 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी के अंतर्गत गुजारे भत्ते की पूर्ण प्रक्रिया बतलाई गई है और उसे सिद्ध करने का भार जो भी पक्ष न्यायालय के समक्ष जाता है उस पर रहता है। मेंटेनेंस की स्थिति का दुरुपयोग होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2020 को माननीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा एवं जस्टिस रेड्डी की बेंच ने अब कुछ लॉ को सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिससे कोई भी पक्ष फैक्ट्स को कंसील न करे, जो भी स्थिति है न्यायालय के समक्ष एफिडेविट ऑन ओथ आए, उस आधार पर डिटरमिन की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।